हेलो एवरीवन। मैं धर्मेंद्र कुमार वैश्या एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो बात करते हैं हम आज अपने नए टॉपिक के साथ। जो आज का टॉपिक है हमारा थायराइड मैनेजमेंट। तो जानते हैं कि थायराइड मैनेजमेंट है क्या और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बारे आज में का हम हमारा डिटेल से कंटेंट जानते हैं क्या क्या है, यानी कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे, उस पर हम बात करते हैं। तो कंटेंट में अगर बात करें तो सबसे पहले कंटेंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ थायराइड, यानी कि थायराइड क्या है। उसके बाद सेकंड पे है टाइप ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। थर्ड नंबर पे है सिम्टम्स ऑफ थायराइड इम्बैलेंस। उसके बाद में अगर थायराइड हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होता है, अनियंत्रित होता है अगर, तो उसके क्या क्या सिम्टम होंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये थायराइड हमारा इम्बैलेंस है। उसके बाद में कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, यानी कि इसकी जो मेन कॉज है, थायराइड जो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होता है उसका मेन रीजन क्या है, और क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं कि जिसकी वजह से हमें थायराइड होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स जितने भी बताए जा रहे हैं इन सबको हम बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद में डायग्नोसिस, कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो किस डायग्नोज के द्वारा हमें पता चलता है कि थायराइड है, या हमें डिटेक्ट हुआ है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, उन्होंने बोला जी हमें थायराइड हुआ है, तो प्रॉपर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट या इस तरह के टेस्ट होते हैं, तो उनसे पता चलता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरथायराइडिज्म। उसके बाद में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स। उसके बाद में होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच, यानी होलिस्टिक हीलिंग यानी कि जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो हमारे फोरफादर्स करते आ रहे हैं, या आज के टाइम में जो नेचुरल सारी इस तरह की जो हीलिंग्स है, वो सारी हम होलिस्टिक हीलिंग्स बोलते हैं। तो उनमें हमारी कौन कौन सी है? रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोग थेरेपी, योगा, एक्यूपंक्चर, कपिंग। तो इस तरह के सारे हम हर एक थेरेपी के द्वारा आपको ट्रीटमेंट्स बताएंगे कि आप किन किन थेरेपी के द्वारा, किन किन होलिस्टिक हीलिंग्स के द्वारा आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल मैनेजमेंट मेथड्स, यानी कि नेचुरल वे में हम कैसे इसको ठीक रख सकते हैं। उसके बाद में प्रिवेंटिव टिप्स, प्रिवेंटिव्स यानी कि कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं कि आगे प्रॉब्लम ना बढ़े। तो ये सारी चीजें हम इसके बारे में आपको पढ़ाई जाएंगे। तो ये हो गया तो हमारा इंट्रोडक्शन कंटेंट में के हम बारे में। पढ़ेंगे व्हाट इज थायराइड, थायराइड है क्या। तो थायराइड बेसिकली हमारी बॉडी में हमारे नेक रीजन पे बटरफ्लाई शेप नेक पे लोकेटेड होती है, जो राइट और लेफ्ट टू साइड होती है। और ये हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जो T3 और T4 हॉर्मोन्स होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा तो थायराइड बेसिकली है। हम बात करते हैं टाइप्स की। तो ये कितने टाइप का होता है? तो टाइप्स की अगर बात करें तो बेसिकली ये होता है मेन 4 टाइप्स का। तो 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहला टाइप इसमें होता है हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म मेन होता क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म जब होगा तो वो किस रीजन से होगा, कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारा अंडर एक्टिव काम कर रही है और इनसफिशियंट हमारा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। बेसिकली अगर बात करें हिंदी में तो थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, जिसकी वजह से वो कम हार्मोन बना रही है। तो ये कंडीशन होती है हमारी हाइपोथायराइडिज्म की। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव काम कर रही है। ओवर एक्टिव यानी ज्यादा काम कर रही है, तो क्या है, वो ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह की जो कंडीशन रहेगी, वो ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, तो हाइपर थायराइडिज्म क्या बोलेंगे इसको। अगर हाइपर थायराइडिज्म होगा तो क्या रहेगा, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर काम करेगा, यानी ज्यादा काम करेगा। तो ये होता है हमारा हाइपर थायराइड। उसके बाद में थर्ड नंबर पे होता है गोइटर। गोइटर में क्या होता है, बेसिकली जो हमारी थायराइड ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ये काफी फूल जाता है यहाँ से। तो उसको हम अल्ट्रासाउंड वगैरह के द्वारा उसका पता लगाते हैं। उसके बाद में कुछ सीवियर कंडीशन है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड से अगर गोइटर वगैरह नहीं आया तो फिर उसमें ज्यादा फूला हुआ है, पेन वगैरह ज्यादा कर रहा है, ज्यादा सीवियर होता जा रहा है, तो फिर उसमें से बायोप्सी वगैरह लेते हैं। पूरा एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। बायोप्सी वगैरह लेते हैं, फिर उसको लैब में टेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर किस तरह के सेल्स हैं। तो वो क्रॉनिक कंडीशन वाली बात है, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो। जनरली ये बहुत कम लोगों को होता है, हर किसी को भी नहीं होता, बहुत कम रेशो है। तो मैक्सिमम लोगों को हाइपर थायराइडिज्म
मैक्सिमम लोगों को हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म या फिर गोइटर तक होता है, इससे ज्यादा नहीं। और देखो बेसिकली थायराइड की जो होने का मेन रीजन है ना, वो आयोडीन डिफिशियंसी भी है। आयोडीन की जब कमी हो जाती है तब भी ये हो जाता है। अब आजकल तो क्या है कि हमारा खाने पीने की इतनी अच्छी चीजें नहीं है, पहले खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती थी, तो पता ही नहीं चलता था कोई बीमारी है नहीं है। लेकिन आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बदलाव है, तो पता नहीं चलता है कब आपको कौन सी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। अगर बात करें सिम्टम्स की, तो इस जब हमारी बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो सिम्टम्स में अगर बेसिकली बात करें तो फटीग यानी कि थकान रहेगी, वजन तेजी से घटना या वजन बढ़ना, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो वजन बढ़ेगा या तेजी से घटेगा, ठीक है। उसके बाद में हेयर थिनिंग और ड्राई स्किन, आपके जो बाल है वो पतले पतले हो जाएंगे, बारीक हो जाएंगे, और स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी। उसके बाद में डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सारी सिम्टम आपको दिखेंगे। डिप्रेशन एंजाइटी जैसी आपको चीजें लगेंगी, आपका मन विचलित रहेगा, मन नहीं लगेगा, मन उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, किसी भी चीज में मन नहीं आपका लगेगा। तो ये सारे सिम्टम थायराइड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद में इरेगुलर पीरियड्स, फीमेल्स में बेसिकली पीरियड्स का इम्बेलेंस होने लगता है। कभी तो उनको पीरियड्स रेगुलर चलता रहेगा, 5 दिन 10 दिन लगातार चलता रहेगा, ओवरफ्लो होगा उनको ज्यादा। कभी कभी ऐसा रहेगा कि वो 2-2 3-3 महीने के बीच स्किप हो जाएगा, या 28 डेज का जो पीरियड साइकिल होता है उससे ज्यादा टाइम लगे या कम लगे, बेसिकली वो इम्बेलेंस हो जाएगी। उसके बाद में कोल्ड एंड हीट सेंसिटिविटी, ठंड और गर्मी, सर्दी और गर्मी दोनों के प्रति बॉडी सेंसिटिव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसका। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा कॉजेस या फिर रिस्क फैक्टर्स। तो इसको होने के क्या क्या कारण है, या कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है। तो बेसिकली कॉजेज की अगर बात करें तो ये जेनेटिक या हेरिडिटरी भी हो सकता है, और कई बार तो फीमेल्स को ही प्रेगनेंसी में भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे को ग्रोथ के लिए काफी सारी चीजें चाहिए होती है। तो इसमें भी कई बार ये प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। उसके बाद में जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स में मान लो हम नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, रात को लेट तक जगते हैं, उससे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। उसके अलावा जो खाने पीने की जो गलत आदतें हैं, आजकल जितना भी हम प्रिजर्वेटिव फूड खा रहे हैं या पैकेजिंग फूड जो खा रहे हैं, बाहर का जो खा रहे हैं, तो सबसे ये सारा डिस्टर्ब होता है। तो होता क्या है बेसिकली, ये हमारा ग्लैंड को डिस्टर्ब करता है, जिससे कि इसका प्रोडक्शन जो है इम्बेलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी इसकी कॉजेज है। अगर बात करें तो जैसे नींद ना आना, ये प्रॉपर नींद ना लेना, एक हमने अपनी आदत बना ली कि हम टाइम से नहीं सोएंगे, तो एक टाइम के बाद जब नींद नहीं आएगी तो आपके हार्मोन्स इम्बेलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ और इस मैनेजमेंट के साथ इसे ठीक किया जा सकता है। जैसा भी हम आगे जो जो चीजें बताएंगे उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। ये सारी चीजें हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, तो लाइफ स्टाइल में चेंज करके, चाहे वो हमारी खाने पीने की आदतें हो, हमारा रेगुलर जो हमारा सुबह से शाम तक का जो हमारा रूटीन है, कुछ थेरेपीज ट्रीटमेंट्स के द्वारा और अपने खाने पीने की हैबिट्स के द्वारा इसको मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस की अगर बात करें तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड आपका लिया जाएगा, तो उसमें आपके हॉर्मोन्स का एनालिसिस किया जाएगा कि आपका हॉर्मोन्स की बेसिकली क्या क्या कितनी कितनी रेशो है। तो बेसिकली जब भी कोई डायग्नोज कराया जाएगा थायराइड के लिए, तो उसमें T3 T4 और TSH आपका कराया जाएगा। और इसमें होता क्या है, बेसिकली कंसेप्ट जो होती है कि TSH जो लेवल है वो आपका बताएगा कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। तो जब हम आगे हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस लेवल से हम डिटेक्ट करते हैं कि इनको हाइपरथायराइडिज्म है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी पता चलता है। मान लो किसी के यहाँ पे ये लार्ज हो रखा है, अगर फूला हुआ है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। कोई ज्यादा लंप वगैरह बन रहा है तो उसमें कई बार और भी बहुत सारे प्रोसीजर कराने पड़ते हैं, बायोप्सी वगैरह भी करानी पड़ती है। उससे फिर डिटेक्ट होता है कि ये नॉर्मल गोइटर है या फिर कैंसर की लंप वगैरह है या किस तरह की है। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली हमारी ऐसी कंडीशन है कि जब हमारा थायराइड ग्लैंड हमारा अंडर एक्टिव काम करता है, यानी कि हार्मोन को कम प्रोड्यूस करता है। और वो कौन सा हार्मोन है, जो हमारा है T4। तो T4 जब हमारा कम प्रोड्यूस होगा
तो क्या रहेगा, हमारी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म दिखेगा। तो इसमें क्या रहेगा, हमेशा जब भी हम टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट बेसिकली T3 T4 TSH कराते हैं, क्योंकि उससे एक बार में पूरा क्लियर पता लग जाता है। और इसमें क्या रहेगा, T4 आपका कम आएगा और TSH लेवल आपका बढ़ा हुआ आएगा। तो अलग अलग लैब के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। TSH का जो लेवल है वो 0.4 से 4.0 होता है, ये एक पैरामीटर है। तो बेसिकली जब इसमें टेस्ट किया जाएगा तो इसमें TSH जो लेवल है वो आपका बढ़ा हुआ दिखेगा और T4 जो लेवल है वो आपका कम दिखेगा। तो ये सबसे बड़ा साइन है ब्लड टेस्ट का कि ये हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, जब ये डिटेक्ट होता है तो उसके बाद में हमारी बॉडी में जो इफेक्ट आते हैं, वो क्या इफेक्ट आते हैं उनके बारे में जानते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या रहेगा कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हमें सुस्ती आएगी, वजन बढ़ेगा और ठंड हमें लगेगी ज्यादा, यानी ठंड हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या रहेगा, कॉन्स्टिपेशन इसका एक कॉमन इसके साथ में एक पैरेलल चलेगा, क्योंकि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जब गड़बड़ हो जाएगा, उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब कम हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन हमें बन जाएगा। ये हमारा मेटाबॉलिक चेंजेस में इफेक्ट आएगा। उसके बाद में हमारी जो स्किन है और हेयर है वो हमारे ड्राई हो जाएंगे, खुश्की उनमें आ जाएगी, रफ हो जाएंगी स्किन हमारी रफ हो जाएगी। उसके बाद में हमारे जो बाल है, हेयर्स है, वो हमारे हेयर लॉस होने लगेगा, हेयर पतले हो जाएंगे। ठीक है, और ब्राइटल हमारे नेल्स हो जाएंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका बेसिकली इफेक्ट आएगा ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट हमारा स्लो वर्क करेगा, उसकी वजह से हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और फैट मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। किसकी वजह से, हमारा हाइपोथायराइड की वजह से। ये सारा इफेक्ट आएगा, हमारा हार्ट तक इफेक्ट आएगा। कई बार हम सोचते हैं कि थायराइड एक छोटी सी चीज है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी पे। इन चीजों के बहुत बहुत बड़े इफेक्ट आते हैं। तो जब आप एक थायराइड को पकड़ के चलोगे ना, तो ये बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। तो जब आप थायराइड का मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, थायराइड का मैनेजमेंट करोगे, तो आप देखोगे कि इस पेशेंट को जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी वो ऑटोमेटिक रिकवर हो गई। अभी तो ये सिर्फ मैंने 3 चीजें दी है हाइपोथायराइडिज्म की। जब आप आगे जानेंगे कि हमारी बॉडी के किस पार्ट में किस किसका कितना इफेक्ट होता है, जैसे हमारी सेक्सुअल हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है, हमारी बोन्स पे, हमारी मसल्स पे, बहुत सारा हमारी बॉडी में इनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो उनको जब हम जानेंगे धीरे धीरे करके, तो हम इसका मैनेजमेंट करके इन चीजों से बच सकते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इरेगुलर और हैवी मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, इन सम केसेस डिक्रीज लिबिडो। तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके अलावा लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, यानी कि जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ के प्रति सेक्सुअल की हमारी डिजायर वो कम हो जाएगी। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, मेंटल और इमोशनल हेल्थ में हमारी क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, मेमोरी इश्यू एंड डेफिशिएंसी कंसंट्रेटिंग ब्रेन फॉग। यानी क्या रहेगा, हमें डिप्रेशन हो जाएगा, मूड स्विंग रहेगा, बार बार हमारा मूड बदलेगा, मेमोरी इशू, हमें मेमोरी से रिलेटेड दिक्कत होगी, ज्यादा चीजें याद नहीं रहेगी, और डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, यानी कि हमें कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें रहेगा हमारा मेंटल एंड हेल्थ इमोशन। तो ये सारी प्रॉब्लम रहेगी हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम पे क्या इफेक्ट रहेगा, मस्कुलर वीकनेस रहेगी, क्रैम्प्स आएंगे और जॉइंट पेन और स्टिफनेस बनेगी। तो क्या रहेगा, हमारी मसल्स में वीकनेस रहेगी, कमजोरी बनी रहेगी, दर्द बना रहेगा, क्रैम्प्स ज्यादा आएंगे और जॉइंट्स में पेन बनेगा और स्टिफनेस या जकड़न बनी रहेगी। तो देखो कितना इफेक्ट है। अगर कोई ये कहता है कि हमारी बॉडी में थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, कोई अगर ये कहे कि हमारी बॉडी में थायराइड हेल्थ के अलावा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइम के साथ साथ वो चीजें मल्टीप्लाई होती जाएगी, तो उनको ये सारी चीजें आगे समय में दिखने लगेगी। अभी ये जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ आगे डिस्कस करता रहूंगा, जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आपको एक केस की जो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि थायराइड के साथ उनको क्या प्रॉब्लम हुई
और मैंने उनको फिर जो ट्रीटमेंट दिया वो तो आप लोगों को हम सारा बता ही रहे हैं। ओके, फेस एंड आईज, फेस और आईज पर क्या क्या इफेक्ट दिखेंगे। पफी आई यानी कि आंखों के नीचे ये हमारे पास पफीनेस हो जाएगी, ड्रॉपिंग आई, हॉर्सनेस इन वॉइस, आपकी जो आवाज है वो बदल जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज बिल्कुल बदल जाएगी, आपको अलग इफेक्ट दिखेगा कि आवाज हमारी कैसी होगी। ठीक है, अदर फिजिकल चेंजेस, वेट गेन इवन विद नॉर्मल ईटिंग, हमारा जो वजन है नॉर्मल खाने के साथ साथ हमारा वजन बढ़ने लगेगा। इतने सारे हमें इफेक्ट दिखाई देंगे, किसके साथ में, हाइपोथायराइडिज्म के साथ में। उसके बाद में कि कुछ केसों में हाइपोथायराइडिज्म में गोइटर भी साथ में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा। तो अब बात करने वाले हैं हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म नाम से ही पता चलता है, हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड का ओवर एक्टिव काम करने से हमारे थायराइड ग्लैंड द्वारा ओवर हार्मोन का प्रोडक्शन करना, यानी कि थायराइड ग्लैंड हमारा जो ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा हार्मोन बनेगा, जो होता है हमारा T4 बेसिकली, इससे डिपेंड करता है सारा। तो ये इसमें क्या रहता है बेसिकली, जब हम टेस्ट कराएंगे तो जो हमारा TSH जो लेवल है वो TSH लेवल हमारा कम आएगा, T4 लेवल हमारा ज्यादा आ जाएगा। तो TSH की जो नॉर्मल रेंज है वो हमें हमारी 0.4 से और 4.0, और इसमें जो हमारा जो T4 जो होता है वो T4 रहता है हमारा 0.8 से और 1.8, तो इसमें ये हाई रहेगा हमारा T4, तो डिटेक्ट है कि हमारा ये हाइपर। अब जब ये डिस्टर्ब होगा, हमारा जब हाइपर थायराइडिज्म होगा तो इसका हमारा क्या इफेक्ट रहेगा बॉडी पे। तो मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म आएगा। हाइपरथायराइडिज्म में सबसे 1 नंबर पॉइंट आएगा हमारा मेटाबॉलिज्म। देखो ये वीडियो ना बहुत लंबी होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं, हो सकता है 1 या 1.5 घंटे की हो जाए, लेकिन इसमें हम थायराइड से रिलेटेड ना सारे डाउट दूर कर देंगे, मतलब पूरी डिटेल ट्रीटमेंट के साथ में। आपको बार बार कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने एक बार ये वीडियो तसल्ली से देख लिया तो आपको थायराइड के बारे में सारी डिटेल ऐसे दिमाग में बैठ जाएगी कि अब तक जो हमने सुना था थायराइड के बारे में वो क्या कैसे सुना था, और अब ये कंप्लीट एक वीडियो में आपको सारी थायराइड की डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि बार बार रोज रोज हमें भी समय नहीं मिलता है, तो हम ये कोशिश करते हैं एक बार समय निकाल के एक चीज के बारे में इकट्ठी डिटेल दे दे। तो क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा बिजी चल रहे थे तो समय नहीं मिल पा रहा था, तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई तो सोचा थोड़ा टाइम निकाल के बनाए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मौका मिला, अच्छा टाइम मिला, तो फिर ये वीडियो बना दी कि जिससे आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाए, तो बोर नहीं होना। इसे एक बार आप जान लोगे अच्छे से तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, और आपके लिए आगे से अवेयरनेस हो जाएगी कि थायराइड का इतना नुकसान हमारी बॉडी में, तो क्यों ना हम अपना ध्यान रखें। ओके, तो बात करते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम की। तो इसमें क्या रहेगा, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो वो फास्ट हो जाएगा, और उसमें क्या रहेगा, हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और उसमें क्या रहेगा, हमारी भूख क्या है रहेगी, भूख बढ़ जाएगी, भूख ज्यादा रहेगी, और क्या रहेगा, हम हीट की इंटॉलरेंस हो जाएंगे, हीट यानी गर्मी हमें ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, और इसमें एक्सेसिव हमें स्वेटिंग आएगी, यानी कि पसीना ज्यादा आएगा, और बोल जो मूवमेंट है हमारी, जो हमारा इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट है वो हमारी बढ़ जाएगी, जिससे क्या रहेगा, डायरिया वाली कंडीशन ज्यादा रहेगी, यानी कि लूज मोशन वगैरह जो है ज्यादा रहेंगे। तो इतना इफेक्ट पड़ेगा हमारा किस पे, मेटाबॉलिक सिस्टम पे। अब आप बस नोट करते जाओ, देखते जाओ कि कितना इफेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, रैपिड हार्ट बीट, यानी कि क्या होगा, हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। अब इस टर्मिनोलॉजी को ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेकिकार्डिया होगा तो इसमें क्या रहेगा, रैपिड हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पाल्पिटेशन और हाई ब्लड प्रेशर हमारा रहेगा, पाल्पिटेशन बढ़ जाएगी हमारी, और हार्ट ब्लड प्रेशर रहेगा हमारा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इसमें, यानी कि हाई बीपी वाली कंडीशन इसमें बनेगी। अब नेक्स्ट आएगा नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट। नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट रहेगा आपका, एंजाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, यानी कि हाथों में ट्रेमर आएगा, और स्लीप डिस्टरबेंस और इंसोम्निया, यानी कि सोने में दिक्कत रहेगी और नींद हमारी डिस्टर्ब रहेगी, कई बार तो नींद आएगी नहीं या कम आएगी। तो ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आएगा किसका। इसके बाद अगर बात करें मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम,
तो मसल में वीकनेस स्पेशली अपर लिम्ब एंड थाइज, किस में रहेगी? अपर लिम्ब में, हाथों में और हमारी थाइज में वीकनेस रहेगी। फटीग ड्यू टू मसल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब है कि हमारी मसल्स में थकान रहेगी। ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि जब हमारा बॉडी को प्रॉपर एक लेवल में थायराइड जब हार्मोन नहीं मिल पाएगा तो हमारी मसल्स जो है वो वीक पड़ जाएगी, क्योंकि उनको उनकी डोज नहीं मिल रही तो वीक पड़ जाएगी, थकान बनी रहेगी, बॉडी में दर्द रहेगा हमेशा पूरी बॉडी में। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि हमारी तो पूरी बॉडी में दर्द है, नसों में दर्द है, मसल में दर्द है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार माइंड में क्लिक होना चाहिए कि क्यों ना हम इनको थायराइड का टेस्ट करा ले, T3, T4, TSH। कभी भी आप किसी को भी बोलो तो ये तीनों टेस्ट एक साथ बोलो तो उसमें पूरा आपका रिपोर्ट निकल के आएगा, तो उसमें बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि इनको हाइपर है, हाइपो है, क्या है। ठीक है। और अगर किसी को थायराइड ग्लैंड का इलाजमेंट लगता है तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराना है, उसके बाद लास्ट में अगर वो चीज नहीं समझ में आती तो बायोप्सी होती है, अदरवाइज वो गोइटर होगा तो अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम स्किन, हेयर एंड नेल्स के बारे में। तो स्किन जो रहेगी हमारी वार्म रहेगी, मॉइस्ट स्किन रहेगी और थिनिंग हेयर, ठीक है, यानी कि पतले हेयर रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो इरेगुलर और लाइट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो क्या रहेगा? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इरेगुलर रहेगा और जो हमारी फर्टिलिटी है, फर्टाइल रेट जो है, जो मेल या फीमेल का जो फर्टाइल रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और प्रेगनेंसी के मिसकैरेज के फीमेल्स में ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, ये रिस्क डिक्रीज हो जाएगा फीमेल्स में। फीमेल्स में एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, फीमेल्स में एबॉर्शन होने का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, इतना इफेक्ट हमारा हाइपरथायराइडिज्म का है। तो इन चीजों को बहुत बारीकी से समझ के आपको आगे चलना है। अब बात करते हैं आईज एंड नेक। तो जो हमारी जो बल्जिंग आईज हो जाएगी, बल्जिंग आईज हो जाएगी मोटी मोटी। ठीक है। और आईज में इरिटेशन रहेगी और विजन में प्रॉब्लम रहेगी, आईज में इरिटेशन आपकी बनी रहेगी और जो नजर है आपकी वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है। और इसमें गोइटर भी इनलार्ज होगा, ध्यान रहे, इसमें ध्यान देना है। अगर ये कंडीशन बिगड़ेगी तो इसमें गोइटर भी इनलार्ज हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होंगे? मूड स्विंग होगा, बार बार मूड बदलेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, बेचैनी रहेगी, इधर से उधर, इधर से उधर, नजर नहीं टिकेगी, एक जगह बैठ नहीं पाओगे, बेचैनी से ऐसी रहेगी। तो मतलब कुछ भी उसमें मतलब समझ में नहीं आएगा क्या करो क्या करो। पुअर कंसंट्रेटर, आपको किसी भी चीज में कंसंट्रेट बनाने में प्रॉब्लम आएगी, एक चीज पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। ये सारे दिखेंगे आपको। ओके। अब ये था हमारा, हमने हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का डिटेल से बताया, गोइटर के बारे में बता दिया। और अब आगे अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स के बारे में तो हमारे पास इसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, यानी कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो उसमें हमें जो मेडिसिन दे दी जाती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसमें 25 mg, 50, 75, 100, 150 या 200 अकॉर्डिंग टू कंडीशन डॉक्टर इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको डेली डोज के हिसाब से देनी होती है, वो लाइफ टाइम आपकी चलती है। कोई रेडियो एक्टिव आयोडीन वगैरह किया जाता है या फिर कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। तो टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें अपग्रेड हुई। अब उसके बाद अगर हम बात करें अपने ट्रीटमेंट्स के बारे में, नेक्स्ट हॉलिस्टिक हीलिंग अप्रोच। हॉलिस्टिक हीलिंग के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में। रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको कोई भी आसानी से सीख सकता है और बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजी में हम थायराइड का इलाज कैसे कर पाएंगे? तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने दो आपको इमेजेस डाली हुई है, एक हाथ की और एक पैर की। तो जो पैर वाली जो इमेज है उसके थंब के नीचे एक थोड़ा सा आपको हल्का नीला वाला एरिया दिख रहा होगा, जैसे हमारा ये हाथ है, इसी तरह से पैर में थंब के नीचे वाला जो ये एरिया होता है वहां पे थायराइड का पॉइंट है। तो उस पॉइंट को आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म है तो क्लॉकवाइज, इस तरह से मसाज कर सकते हैं।
इस तरह से, हाइपो में इस तरह से करेंगे और हाइपर में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पैर में और हाथ में। तो ये दोनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इस तरह से आप रिफ्लेक्सोलॉजी में ट्रीटमेंट कर सकते हो। बहुत आसान ट्रीटमेंट है और इनका बहुत अच्छा इफेक्ट है। ओके, तो अब इसमें करना क्या है आपको, 5 मिनट का आपको ट्रीटमेंट देना है मिनिमम। कोई भी ऑयल या लोशन वगैरह लेना है लगा के, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको हाइपो के लिए करना है तो क्लॉकवाइज, और हाइपर के लिए करना है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अभी आपको जब भी आप ये प्रेशर पॉइंट करोगे तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि ज्यादा देर नहीं करना है। ज्यादा देर अगर करोगे तो क्या है कि उस पार्ट पे इंफ्लेमेशन क्रिएट हो जाएगी, तो वहां पे पेन बच जाएगा। अब आपको दोनों हाथों में करना है और दोनों पैरों के पॉइंटों में करना है। तो इस तरह से थायराइड का आपको रिफ्लेक्सोलॉजी में इम्प्लीमेंट थेरेपी में भी हमारा दोनों हाथ दोनों पैरों में पॉइंट्स है, बस रिफ्लेक्सोलॉजी से अलग है। तो अगर सुजोग थेरेपी में हम बात करें तो वैसे तो आपको जो हमने चार्ट्स दे रखा है उसमें पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। ये हमारा थंब की जो जड़ है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिलता है बटरफ्लाई की तरह। इस थंब की जड़ में एक आपको हल्का सा रेड पॉइंट दिख रहा होगा बटरफ्लाई शेप का, वो हमारा थायराइड का पॉइंट है सुजोग थेरेपी में। तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से कर सकते हो। ये है हमारा सुजोग थेरेपी का मेन कोरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, जिसमें हमारे थंब में थायराइड ग्लैंड का पॉइंट होता है। आप इससे भी कर सकते हो। और जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, जो सुजोग थेरेपी पढ़े हुए हैं, जाने हुए हैं, वो इंसेक्ट कोरेस्पॉन्डेंस में भी, यानी कि एक फिंगर में जो हमारी पूरी बॉडी है, उसमें भी थायराइड ग्लैंड के कोरेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ट्रीटमेंट दे सकते हो। या इसके अलावा जो हमारी जो स्टील जो प्रोब होती है, उस स्टील प्रोब के द्वारा भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को स्टील प्रोब वगैरह नहीं पता है तो उसका फोटो हम डाल देंगे, जो आपको ये दिख रहा है हमारा प्रेजेंटेशन, उसके साथ में फोटो डाल देंगे। और अ, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक भी डाल देंगे, आप परचेज भी कर सकते हो। अब इसके अलावा मेथी दाना का आप यूज कर सकते हो। मेथी दाना आपको कैसे लगाना है, वो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी है तो अच्छा है, नहीं तो एक छोटी सी क्लिप हम बना देंगे मेथी दाना कैसे यूज करना है, कैसे आपको लगाना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा मैग्नेट, मैग्नेट की अगर बात करें तो मैग्नेट हमारे पास बहुत तरह की होती है। स्टार मैग्नेट होती है, स्टार क्लस्टर मैग्नेट होती है, वो फोटो भी आपके पास डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपको पता लग जाए कौन सी मैग्नेट किस तरह की होती है। ये सारा आपको चार्ट में दिख भी रहा होगा। यहाँ पे स्टार मैग्नेट है, क्लस्टर मैग्नेट है और व्योल मैग्नेट है। एक तरफ से व्हाइट है व्योल मैग्नेट, एक तरफ से येलो है। और ये डॉक्टर टेप के साथ, जो जैसे हम बेसिकली जेएमएस की टेप यूज करते हैं, डॉक्टर टेप, पेपर टेप, सुपर क्वालिटी है। तो अगर कहोगे तो हम इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप परचेज कर सकते हो। आपके आसपास मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या करनी है आपको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करनी है। ये छोटी सी वीडियो बना के, अगर आपकी समझ में नहीं आता है, जिन लोगों ने ये सीखी हुई है वो तो आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनकी हेल्प के लिए छोटी सी वीडियो बना के ये भी हम डाल देंगे। तो 5-5 मिनट का ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप मैग्नेट लगा सकते हो, या जो भी आप लगा सकते हो वो आप डॉक्टर टेप के साथ लगा के, और कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए आप छोड़ दो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसी तरह से करना है जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी में बताया, या स्टील प्रोब के साथ उसको हल्का सा 10 से 15 बार बस हल्का हल्का दबाना है, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उस स्टील प्रोब से भी आप कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है योगा। तो योगा के बारे में अगर बात करें हम बेसिकली, तो योग जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में योगा बोलते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे आसन और प्राणायाम के द्वारा हमारी पूरी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को, केमिकल सिस्टम को, पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, बॉडी के हर एक ऑर्गन को क्या करता है, उसकी हमारी हर एक ऑर्गन की एक्टिविटी को ये बैलेंस करता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन लेवल पूरी बॉडी में जाएगा, तो क्या रहेगा, हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, पूरे सिस्टम को बैलेंस करेगा। तो योगा में अगर हम बात करें आसन के बारे में, सबसे पहले तो आसन किस तरह से हेल्प करते हैं। तो सर्वांग आसन की अगर बात करें तो जैसा आप देख रहे होंगे ये पिक बराबर में लगी हुई है। तो सर्वांग आसन करने से क्या रहेगा
कि ये स्टिमुलेट करेगा हमारी थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हमें थायराइड के मैनेजमेंट। उसके बाद में बात करें मत्स्य आसन की, तो मत्स्य आसन ये बेसिकली हमारा स्टिमुलेट करता है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को। उसके बाद में थर्ड नंबर पे हलासन, तो हलासन इंप्रूव करता है हमारे थायराइड के फंक्शन को और नर्वस सिस्टम को हमारे कामनेस करता है, यानी कि न्यूट्रल करता है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर पे भुजंगासन। भुजंगासन बेसिकली कोबरा पोज। तो इसमें हम क्या करेंगे, जेंटली, बहुत लोग, सभी लोग जानते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ जो हमने बराबर में दे रखा है, दो पोज जो दे रखे हैं, तो ऊपर वाली जो पोज है ये बेसिकली भुजंगासन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पोज में रह के हम अपनी स्पाइन और फटीगनेस को रिलीव करते हैं, और हमारी स्पाइन से ही हमारा थायराइड ग्लैंड वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है, पूरी बॉडी का सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो जब ये सारी चीजें हम करेंगे तो हमारी स्पाइन के थ्रू भी हमारा इफेक्ट होगा थायराइड ग्लैंड वगैरह पे। तो ये बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं जितनी भी चीजें हैं। लेकिन मेन हमें बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि थायराइड की अगर हम बात करें तो थायराइड की बात करेंगे। उसके बाद में सेतु बंधासन, जिसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। अब ये इंकरेज करेगा प्रॉपर हमारे थायराइड के हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। हालांकि हम स्पाइन वगैरह में भी बताते हैं, एब्डोमेन के लिए बताते हैं, बहुत सारी चीजों में बताते हैं, क्योंकि कोई भी एक प्राणायाम है या आसन है वो एक चीज पे काम नहीं करते, मल्टीपल पे काम करते हैं। उसके बाद में उत्तरासन, जो कि कैमल पोज है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट ही करना है मेन हमारा पर्पस। तो इसमें करते क्या है हम, इसमें स्ट्रेच और स्टिमुलेट होता है हमारा नेक रीजन, ओके, और ये थायराइड ग्लैंड को हमारे एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद में अगर हम प्राणायाम की बात करेंगे तो हुए हमारे आसन। अब जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि आपका अनुभव हो, आप और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम कैसे हमारे थायराइड को बैलेंस करेगा, तो ये क्या करता है कि हमारे हार्मोनल और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को किस तरह से बैलेंस करता है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उज्जैनी प्राणायाम के बारे में। तो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है और स्टिमुलेट करता है किसको, वेगस नर्व और थायराइड ग्लैंड। उसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। तो भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है, हमारा रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को, और क्या करता है हमारे थायराइड ग्लैंड के हमारे एग्रावेशन को या थायराइड ग्लैंड के किसी भी इश्यू को रिलीव करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है, बेसिकली अनुलोम विलोम में हम राइट और लेफ्ट दोनों नोस्ट्रिल्स का यूज करते हैं, जिसमें हम करते क्या है, अगर लेफ्ट से इनहेल करेंगे तो राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, इसी तरह से राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चलता है। जिसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, जैसे लेफ्ट से सांस लिया राइट से छोड़ दिया, फिर दोबारा लेफ्ट से सांस लेंगे राइट से छोड़ देंगे। ये भी करना क्या होता है, एक तरफ से लेना है दूसरी तरफ से छोड़ देना है। अब जिधर से छोड़ा है उसी तरफ से वापस लेना है, फिर दूसरी तरफ से छोड़ना है। तो इस तरह से ये पैरेलल चलता रहता है। तो ये होता है अनुलोम विलोम। उसके बाद में कपालभाति। कपालभाति क्या करते हैं, हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को। और इसमें लेकिन एक ध्यान रखना है, ये हमारा हाइपरथायराइडिज्म में आपको नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा हाइपर हो रखा है फंक्शन, तो ये हाइपरथायराइडिज्म में नहीं करना है। तो कई सारे ऐसी और भी मतलब प्राणायाम या पोज आसन वगैरह है जिनमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कई बार खुद से कुछ चीजों का नहीं करना है। अगर आपको कभी लगता है कि मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिटेक्ट आप करते हो, तो आप किसी एक्सपर्ट से उसकी सलाह लो, उसकी आपको गाइडेंस में करना है। तो सावधानी हम आपको बताना चाहेंगे क्या करना है। आपको सर्वांग आसन अवॉइड करना है जब सीवियर आपको हाइपरथायराइडिज्म हो और नेक का कोई भी इश्यू हो। अब ये तो जनरल सी बात है कि जब आपको किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है तो उस बॉडी पार्ट पे आपको प्रेशर नहीं डालना है। जैसे बात करें कपालभाति की, तो कपालभाति अगर आपको लोअर बैक पेन का कोई इश्यू है, स्पाइन का, तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या प्रेशर पड़ेगा आपकी स्पाइन के। तो इसी तरह से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको कोई चीज में अगर डाउट लगता है, कोई भी आपको कंडीशन लगती है, तो आप किसी भी प्रोफेशनल की सलाह लें। अगर हम एक्यूपंक्चर और कपिंग के बारे में, तो एक्यूपंक्चर बेसिकली क्या है, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे
सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा क्या करते हैं, जब हम कोई नीडल लगाते हैं, सुई लगाते हैं, स्टेरलाइट नीडल, तो क्या करता है कि जहां हम नीडल लगाते हैं वहां पे जो पिन रिसेप्टर जो होते हैं, उस नीडल लगाने के बाद वो रिसेप्टर मैसेज को रिसीव करके हमारे ब्रेन के पास पहुंचते हैं। तब वहां से रेगुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है। तब ब्रेन मैसेज करता है कि यहाँ पे हमें ट्रीटिंग का मैसेज आया है, सेंसिंग आया है, तो आप यहाँ के जाकर ट्रीटमेंट शुरू करो। तो उसके थ्रू फिर हमारी थायराइड ग्लैंड में हमारा हार्मोन्स का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्यूपंक्चर यहाँ पे काम करेगा। लेकिन देखो, इसमें यही करूंगा कि जिन्होंने एक्यूपंक्चर सीखा हुआ है वो किसी गाइडेंस में करे, क्योंकि कोई ऑर्गन हमारा डैमेज ना हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, तो एक्सपर्ट के साथ करना है। ठीक है, किसी भी ऑर्गन में कभी भी डायरेक्ट आपको नीडल इंसर्ट नहीं करनी है विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी ट्रेनिंग। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कपिंग थेरेपी की। कपिंग थेरेपी को भी करना क्या है आपको, हमारी जो थायराइड ग्लैंड का जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे आपको कपिंग थेरेपी करनी है। ठीक है, और एक पंप की हेल्प से कपिंग करना है। और करना क्या है कि हल्का सा ऑयल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर लगेगा नहीं, हल्का ऑयल लगाना है। थोड़ी थोड़ी देर लगा के फिर निकाल लेना है, थोड़ी देर लगा के छोड़ देना है। कभी भी 5 मिनट से ज्यादा आपको इस पार्ट पे नहीं रखना है। तो जब आप कपिंग थेरेपी करेंगे हम इससे नेक के थायराइड के पॉइंट पे, तो आप इससे देखेंगे बहुत सारे चेंज आएंगे। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है, आप इनको प्रैक्टिकल में उतारिए और फिर आप देखिए कि इनसे आपको कितना ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। ये सारी चीजें जब करेंगे तो आपको अपने पेशेंटों में चेंज मिलेगा, या खुद आप अपने में ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप सुधार करके बहुत कुछ और बहुत सारी ऐसी रेमेडी है। जैसे हरा धनिया है, धनिया के बारे में रेमेडी बताई जाती है कि आप धनिया का पेस्ट बना के भी थायराइड पे यहाँ पे लगा सकते हो। हरे धनिया को उबाल के पी सकते हो, या जो सूखा धनिया है उसको उबाल के पी सकते हो। उसको पानी में रख के उसका पानी पी सकते हो। तो बहुत सारी इस तरह की रेमेडी है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपनी बेड हैबिट्स को सुधारना है, अच्छी प्रॉपर नींद लेनी है। जितनी भी योगा में आसन प्राणायाम आपको बताए गए हैं, जितने भी ट्रीटमेंट बताए हैं, जब ये सारा आप करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलता जाएगा। नट्स हैं, जिंक है, और हर्ब्स सप्लीमेंट है, जैसे कि अश्वगंधा है, गूगल है, विटामिन डी आपको लेना चाहिए। और लाइफ स्टाइल में क्या करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और उसके बाद में आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। और अवॉइड क्या क्या करना चाहिए, एक्सेस सोया, ग्लूटन अगर आपको सेंसिटिविटी है उसके लिए। और जितना भी ज्यादा प्रोसेस हुआ फूड है, ज्यादा प्रोसेस हुआ यानी कि बात करें तो मैदा है, ये जितना भी कंपनियों से फैक्ट्रियों से प्रोसेस होकर फूड आता है, प्रिजर्वेटिव जिसमें होते हैं, पैकेजिंग जो फूड आता है, बेसिकली अगर बात करें तो बेकरी जो भी आइटम है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, जितनी भी बाहर की इस तरह की प्रोसेस वाली जो चीज है वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि नेचर ने हमारे लिए इतनी अच्छी चीजें बनाई है खाने पीने के लिए, जिनको हम खा पी के नेचुरल लंबा जी सकते हैं। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें आपको बताई है हमने, ये अब आपको आपको करना ध्यान क्या रखना है, कुछ अब कुछ प्रिवेंटिव टिप्स है। प्रिवेंटिव टिप्स में क्या है, आपको रेगुलर अपना चेकअप कराना है, टेस्ट वगैरह कराना रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लाइफ टाइम मेडिसिन ले रहे हो। कम से कम आपको 6 मंथ में तो चेक कराना चाहिए कि आपका लेवल क्या चल रहा है। उसके हिसाब से आपकी जो मेडिसिन है या डोज है जो भी है वो अप डाउन होंगी। जैसे आपका लेवल ठीक होता जाएगा तो डोज आपकी कम होती जाएगी। तो उसके बाद क्या रहेगा, आपको अपना वेट मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको अपना वेट कंट्रोल रखना है अपनी डाइट के द्वारा। जब इतनी सारी डाइट जितना हमने बताई है इतना आप कंट्रोल करोगे, ओवर ईटिंग नहीं करोगे, टाइम से सोओगे, टाइम से खाओगे, और बेकरी आइटम, बेकरी फूड नहीं खाओगे, बाहर की चीजें नहीं खाओगे, तो आपका कंट्रोल में रहेगा। तो उसके बाद में आपको हमेशा स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो रहेगा सबसे पहले हमारी बॉडी को हॉर्मोन्स लेवल को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हॉर्मोन्स की हमारी लाइफ बहुत कम होती है। तो ये हमारे ग्लैंड्स पे इफेक्ट डालता है, तो इसको आपको हमेशा मेंटेन करना है। आपको हमेशा होलिस्टिक फीलिंग्स के टच में रहना चाहिए, जो आपको ज्यादा से ज्यादा नेचुरल वे में ठीक होना सिखाती है, एज ए आयुर्वेदा। और आपको प्राणधारा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के भी टच में रहना है, क्योंकि आपको वहां से हेल्दी टिप्स मिलते रहेंगे। तो बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। आप टच में रहिए, आपको इसी तरह की सारी जानकारी मिलती रहेंगी। और भी बहुत सारे ऐसे टिप्स हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको किसी भी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम आपके हेल्थ इश्यू को सॉल्व करने की।
तो और कोशिश करेंगे अगर हमारे पास इतना समय होगा तो आपके उस टॉपिक पे वीडियो बना के उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा भी हमें समय मिलेगा, उसके हिसाब से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कमेंट में हम आपका जवाब दे पाएँगे, तो कमेंट में आपका जवाब देंगे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको ये जानकारी पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे कि वो लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाएँ। क्योंकि थायराइड का एक लेवल गड़बड़ होने से ऑल ओवर देखो आप कितना इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आया। हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट आया, हमारे रेस्पिरेशन पे आएगा, हमारी सेक्सुअल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा, हमारी मसल्स पे, हमारी बोन्स पे, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, आप सोच नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें आप अपना मेंटेन रखिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।